गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, बहुत कम होमवर्क था यार। हम्म। 94, 95, 71, 72 हो गए क्या सारे? चलिए अभी देख लेते हैं। 72। 71, 72। 72 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताता हूं। 71 हो गया, बहुत बढ़िया। 72 डिस्कस कर लेते हैं, फिर कर लेंगे 94, 95 भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखी 7 मिलीग्राम। 7 मिलीग्राम पर लीटर। इससे इसका केस भी निकालोगे तो 7 × 10⁻³ अपॉन 100 ग्राम, और फिर मोल्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये तो आ गई इसकी सॉल्युबिलिटी। तो इसका केस भी हो जाएगा 49 × 10⁻⁻10। H² कर दिया। क्या निकालना है? कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम कार्बोनेट from this information and from the fact that Na2CO3 is added slowly to a solution containing equimolar concentration of calcium and barium ion. राइट एक सॉल्यूशन में कैल्शियम और बेरियम की इक्विमोलर कंसंट्रेशन है। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन टाइप ही केस है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन कब तक नहीं होता है? जब तक 90% बेरियम प्रेसिपिटेट नहीं हो जाता है। मान लो इनिशियली कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी ए है और बेरियम आयन की कंसंट्रेशन भी ए है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। राइट कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट कब होगा? जब इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इसके केएसपी के बराबर होगा। और बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन भी कब होगा? जब इसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इसके केएसपी के बराबर होगा। अब जब दोनों की कंसंट्रेशन ए है वो तो इनिशियल है। हमने क्या देखा? जब ये 90% प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी बचा हुआ कितना रहता है? 0.1 A। तब जब आप कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन डालते हो तो बेरियम आयन के साथ साथ कैल्शियम आयन भी प्रेसिपिटेट होता है। यानी इसी कंसंट्रेशन पर बेरियम आयन के साथ साथ कैल्शियम आयन भी प्रेसिपिटेट होगा। मतलब सेम कंसंट्रेशन पे ऐसा होगा, दोनों का रेशियो ले लो, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट का केएसपी आ जाएगा और बेरियम कार्बोनेट के केएसपी से आप उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि आंसर केएसपी का ही दे रखा है, सॉल्युबिलिटी का नहीं दे रखा है। जो आंसर दे रखा है वो केएसपी का ही दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। डन। और किसमें डाउट था? 94, 95। क्वेश्चन नंबर 94 में दोनों केसेस में सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन निकालो। सीएल आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, एजी प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लो, उससे एजी प्लस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा, उसको 100 ml से मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। और
Ag प्लस इंटू सी एल आइन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, KSP कॉन्स्टेंट है, तो Ag प्लस और सी एल आइन के बीच का कर्व कैसा होगा? हाइपरबोला। इन दोनों के बीच का कर्व जो होगा वो हाइपरबोला होगा। किसी एक की कंसंट्रेशन ज्यादा तो दूसरे की कंसंट्रेशन कम। डन, बहुत बढ़िया जी। तो लास्ट क्लास में हमने प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट कर लिया था, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। राइट, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं जी। और फिर लास्ट ही लास्ट में एक क्वेश्चन भी किया था मैंने। मैं पहले भी लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट वेंसडे से चालू होगा। आज क्या फ्राइडे, फ्राइडे आज भी अभी ये चलेगा, वेंसडे। चलो तो अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन सॉल्युबिलिटी। अब ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो क्वेश्चन आता है कि इनकी सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इनकी अगर सॉल्युबिलिटी को हमें बढ़ाना है तो उसका एक तरीका क्या है कि ये जो Ag प्लस और Cl यहां बन रहे हैं, ये फर्दर किसी के साथ रिएक्ट करने चाहिए। अगर इनकी रिएक्शन हो रही है आगे, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन कम होगी और ये रिएक्शन और फॉरवर्ड में आएगी, जिसके कारण AgCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा Ag प्लस और Cl की रिएक्शन होगी, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। राइट, कह सकते हैं ये। तो अब कैसे इनको रिएक्ट करवाएं? तो इसका एक तरीका ये, स्पेशली ये जो मेटल आयंस है, मेटल आयंस है, हमें पता है ये मेटल आयंस जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन होती, पहले यहां अलग से लिख रहा हूं मैं, जैसे Ag प्लस आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती। पहले एक लिगेंड अटैच होगा, एक लिगेंड के अटैच होने के बाद फिर रिएक्शन होगी और दूसरा लिगेंड यहां पर अटैच होगा, दूसरा लिगेंड यहां अटैच होगा। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं KF1, इसको कहा जाता है KF2। इस तरह से अगर और लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं तो KF3, KF4, आपको पता जनरली या तो दो लिगेंड्स मोस्ट या 4 या 6 ऐसे होते हैं। तो यहां पर अभी हम दो लिगेंड्स वाला ही केस ले रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, एक इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहा हूं। ये जो KF1, KF2 की वैल्यूज होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के केस में, ये 1 से बहुत बड़ी होती है। यानी KF1 भी 1 से बहुत बड़ा होता है, KF2 भी 1 से बहुत बड़ा होता है। मतलब फर्स्ट रिएक्शन भी पूरी फॉरवर्ड में जाएगी, सेकंड रिएक्शन भी पूरी फॉरवर्ड में जाएगी। तो ये जो इंटरमीडिएट यहां पर बन रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो सिंस ये दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा है, तो आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके भी लिख सकते हो, यानी AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं K फॉर्मेशन। इधर लिख देता हूं, वहां जगह नहीं है, तो इस ओवरऑल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K फॉर्मेशन लिख देते हैं। यहां पर भी F का मतलब वही है K फॉर्मेशन, मत यहां पर KF1 KF2 है, यहां पर इसको लिखा जाता है K फॉर्मेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेफिनेटली इस K फॉर्मेशन की वैल्यू भी 1 से बहुत ज्यादा होगी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप सबको पता ही है कितना होता है, KSP। राइट। तो
अगर मान लीजिए अब आप AgCl को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी अमोनिया प्रेजेंट है और उस अमोनिया की कंसंट्रेशन है A, तो अब हमें बताना है कि अब सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, तो मान लेते हैं अब इस सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, S। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, S। क्या होगा, यहां S नहीं लिखना है, मान लेते हैं इसके S मोल्स डिसॉल्व है तो इसकी कंसंट्रेशन भी S और इसकी कंसंट्रेशन भी S। अब सॉल्यूशन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, S। लेकिन हां, अब ये Ag प्लस आयन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनिया के साथ। तो क्या ऐसा लिख दूं, S माइनस एक्स A माइनस 2x। बोलिए, S माइनस एक्स A माइनस 2s, क्या ऐसा लिख दें क्या, बताओ जल्दी से। हाँ जी, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, वो इसलिए नहीं लिख सकते, बिल्कुल भार्गव ने सही बोला है, बिल्कुल सही, अविरल ने भी सही बोला है, क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब Ag प्लस और अमोनिया की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो याद करो, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो, उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो। ये 0, ये A माइनस 2s और ये कितना हो जाएगा, S, जैसा लास्ट टाइम भी किया था। और अब इस यानी अब Ag प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, 0। और अब इस रिएक्शन को वापस बैकवर्ड में लेके आओ, लेकिन फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी कम होगी। इस x को नेगलेक्ट कर दो, A माइनस 2s प्लस 2x, यहां से भी इस x को नेगलेक्ट कर सकते हैं और यहां क्या आ जाएगा, x। मतलब अब सॉल्यूशन में Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, x। तो यहां पर इस s के बजाय क्या लिख दो, x। यस, हमें KSP पता है यहां पर, तो KSP इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन जो कि कितनी है, x। सिल्वर आयन क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, S। और K फॉर्मेशन भी गिवन होगा, K फॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया A माइनस 2s का होल स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक x और एक s, दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन फिक्स्ड है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का क्वेश्चन जेई में आता है तो ये फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 से ज्यादा लिगेंड करते ही फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी 2 लिगेंड है इसीलिए यहाँ स्क्वायर आया है। अगर मान लो 4 लिगेंड है तो यहाँ पावर 4 होगी, 6 लिगेंड है तो 6 होगी, जिस वक्त फिर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मोस्टली क्वेश्चन में यहां पर 2 लिगेंड्स वाले ही केस आते हैं, इनफैक्ट सिल्वर वाला ही केस आएगा। और मेनली तकलीफ क्या होती, बहुतों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड आना ये समझ में नहीं आता। क्यों हम यहाँ पूरा फॉरवर्ड में जा रहे हैं ये बहुत क्लियरली मैं बता चुका हूं, क्योंकि Ag प्लस और अमोनिया Ag प्लस की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो, पूरा रिएक्ट करवा दिया तो ये 0, फिर वापस थोड़ा सा बैकवर्ड में आ जाओ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन भी यहां पर मैं दे देता हूं, वैसे आप कुछ करना नहीं है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन फिर भी देखते हैं सॉल्युबिलिटी कितनी बढ़ती है, देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सॉल्युबिलिटी कितनी बढ़ती है। तो यहां पर लिखिए, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 2m ammonia solution given KSP of AgCl 10 की पावर माइनस 10 और K फॉर्मेशन इक्वल्स टू 10 की पावर 6।
के एस पी दे रखा है 10⁻⁻10, के फॉर्मेशन दे रखा है 10⁻6, मोस्टली के फॉर्मेशन 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 या इससे ज्यादा ही होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात आपको पता है, ये जो आप बोल रहे हो ना कि नहीं पहले पूरा रिएक्ट करा दो, मैं कह सकता हूं जो जेई देते हैं उनमें से बहुतों को ये बात नहीं पता है, इसीलिए उनसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते, यानी एक छोटी सी चीज मिसिंग होती है जिसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन अटक जाते हैं। तो एक सिंपल सी चीज और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है सॉल्व करना। तो ये हमेशा याद रखना, जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है पहले उसको पूरा रिएक्ट करवा दो, फिर वापस थोड़ा फॉरवर्ड या बैकवर्ड में आ जाओ। जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है उसमें से हमेशा -x करो। जल्दी से बताइए अब इस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, s की वैल्यू क्या होगी? आंसर कर रहे हो ना, या इंतजार कर रहे हो कि बैठ जाते हैं, सर कर ही देंगे थोड़ी देर में, तब तक चुपचाप बैठ जाते हैं? सॉरी सर, डांटना मत, बट बता दीजिए और कितने दिन चलेगा ये चैप्टर? बेटा थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो एक काम करना, तुम सुन लेना वापस। डाटा नहीं देखो मैंने। अर्चित का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है अर्चित, वेरी गुड। सॉलिबिलिटी का आंसर दे दो बस, एस का आंसर चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। वैसे निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, बट वी नीड ओनली सॉलिबिलिटी, कि सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी। आसान है सॉल्व करना, दो इक्वेशन को वैल्यूज पुट करो, कुछ नहीं करना, इक्वेशन तो बनी हुई है यहां पर। के एस पी इक्वल्स टू 10⁻⁻10, और ए की जगह आपको 2 पुट करना है, ए की जगह 2 पुट करना है, 10⁻6। आर्यन का आंसर आ गया, पटेल का भी आ गया, बट कुछ लोगों के आंसर तो भाई 1 से भी ज्यादा आ रहे हैं, 2 से भी ज्यादा आ रहे हैं। किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो? एक्स को गायब करना है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स को गायब करना है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁻4। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो s² अपॉन a-2s का स्क्वायर, और अब इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो s अपॉन a-2s इक्वल्स टू 10⁻⁻2, और a की वैल्यू लिख देता हूं कितनी, 2s। वैसे देखा जाए तो यहां पर इस 2s को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये 2s भी नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1% के आसपास ही आ रही है, तो इस 2s को भी नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो फाइनली s इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻⁻2। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं डाला होता, सपोज अमोनिया नहीं होती, तो पता है सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते? अगर अमोनिया नहीं होती तो सॉल्युबिलिटी के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर, सिंपली
AgCl की सॉल्युबिलिटी, और तब सॉल्युबिलिटी कितनी आती, 10⁻⁵, और राइट नाउ सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, 2 × 10⁻²। रेशियो लेते हो तो ये 2000 टाइम्स बढ़ गई। अगर आप रेशियो लेंगे तो ये 2000 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ गई, ये आप कह सकते हो। डन, लिख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखना, तरीका याद रखना कैसे करना है, क्योंकि जेई में आएगा तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। देन नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन सॉल्युबिलिटी। Effect of complex formation on solubility. सर ये कैसे पता चलेगा कि अमोनिया 2 बार ही ऐड होगा, इसमें तो 1 बार ही हुआ है। ये विशेष बेटा, ये बहुत पता नहीं किस तरह का डाउट पूछा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उससे बहुत अजीब सा लग रहा है कि 1 बार 2 बार। वंश कह रहा है सर लास्ट हेडिंग भी यही थी, बट अभी इसके बाद इंडिकेटर्स और बाकी है। अच्छा अच्छा, लास्ट हेडिंग, सॉरी गलत डाल दे। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन सॉल्युबिलिटी। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इस साल जेई में इसी पर क्वेश्चन आया है, और 2018 में भी इसी पर क्वेश्चन आया था। यानी पिछले 5 सालों में इस चीज पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और दोनों क्वेश्चन बहुत आसान, अगर कुछ चीजें पता हो तो, पहले से किया हुआ है, थोड़ा कुछ याद है, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा तो नहीं हो सकता, अगर नहीं पढ़ रखा तो नहीं हो सकता। तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन सॉल्युबिलिटी, अब मान लीजिए कोई सॉल्ट है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ये डिसॉल्व होता है तो हमें पता है किस में आयोनाइज होगा, M+ और A- में, M+ और A- में। हाँ, फोकस ट्रिपल हो गया ना, बिल्कुल। वैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे भी आ सकता था। तो अब हमने यहां पर कोई अमोनिया नहीं डाली, बाहर से कोई अमोनिया नहीं डाली, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन ये डिसॉल्व किस में कर रहे हैं, हम पानी में कर रहे हैं, तो पानी तो है ही है। तो हो सकता है इस केटाइन और एनाइन की पानी के साथ रिएक्शन हो जाए, और अगर ये केटाइन एनाइन रिएक्ट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। अब ऐसा हो सकता है कि केटाइन भी वाटर के साथ रिएक्ट करें, एनाइन भी वाटर के साथ रिएक्ट करें, लेकिन अगर केटाइन भी रिएक्ट कर रहा है, एनाइन भी रिएक्ट कर रहा है, तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर अभी हम मान रहे हैं कि केटाइन और एनाइन में से केवल एक आयन रिएक्ट कर रहा है। मान लेते हैं यहां पर ये एनाइन जो है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, Ha+OH-। इवन डाउट ये भी आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि केटाइन रिएक्ट कर रहा है या एनाइन रिएक्ट कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो रिएक्ट कर रहा होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा। A- रिएक्ट कर रहा है तो इसका डेटा दे रखा होगा, M+ रिएक्ट कर रहा है तो उसका डेटा दे रखा होगा, और किसी का डेटा नहीं दे रखा है तो मतलब दोनों में से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर राइट नाउ देखा जाए तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हो गया Ksp, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw/Ka। ये इस Ha का Ka हो गया, अगर इसका Kb, या यूं भी कह सकते हो ये इसका Kb भी है, बट हाँ Kw/Ka, जहां पर Ka किसका K है, Ha का। अब मान लेते हैं ये दोनों रिएक्शन हो रही है, तो इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर अब S है तो S और S, यानी इस A- की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, S।
इस ए माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, एस, लेकिन इसकी अब वाटर के साथ रिएक्शन हो रही, वाटर एक्सप्रेशन में नहीं आता तो वाटर की कंसंट्रेशन लिखने से कोई मतलब नहीं है। बट क्या ये रिएक्शन भी पूरी फॉरवर्ड में आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इस के डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, तो ये तो 1 से बहुत कम होगा, तो यहां पर ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में नहीं आएगी। एस माइनस एक्स, एक्स और ये एक्स। अब सॉल्यूशन में ए माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, एस माइनस एक्स, तो के एस पी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस एक्स और एक्स इंटू एक्स अपॉन एस माइनस एक्स। यहां पर सेकेंड रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड में नहीं लेके आए। क्यों नहीं पूरा फॉरवर्ड में लेके आए, बिकॉज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम है। देखने में बड़ा आसान लग रहा है सर, इसमें क्या हो जाएगा सर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल कर लेंगे, बहुत आसान है। नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, अभी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो या तो x की पावर 3 या s की पावर 3 की इक्वेशन बनेगी, और क्यूबिकल इक्वेशन को आप और हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, किसको नेग्लेक्ट करें, अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो किसको नेग्लेक्ट किया जाए, क्या लगता है यहां पर किसको नेग्लेक्ट करें। तो एक ही ऑप्शन दिखता है, एस के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन अगर हमने एस के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है। हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है तो फिर के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर ही हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो एस के रेस्पेक्ट में एक्स नेग्लिजिबल नहीं होगा। डेटा इस तरह से होंगे कि आप इस एस के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर एक्स नेग्लेक्ट हो गया तो इसका मतलब कोई हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा है, फिर तो सीधा सीधा वापस वही के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करें कि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो सर करें क्या। आप ये भी कह रहे हो कि सॉल्व भी नहीं कर सकते और ये भी कह रहे हो कि नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर करना क्या है, करवा क्यों रहे हो, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन अब मैं बताऊंगा। अब क्या करेंगे, क्या होता है, अब सुनिए। यहां पर जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, यहां पर क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन होगी। हाँ बिल्कुल मयंक, क्या बात, हमें एक वेरिएबल वो खुद देंगे, वाह गजब यार, सीरियसली 4 डाला तुमने आज। यस, आर्यन ने भी बोला है, वेरी गुड। हर्षित, यहां फॉरवर्ड बैकवर्ड का इश्यू नहीं है। तो अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन में पीएच का डेटा गिवन होगा। पीएच गिवन होगी, मतलब एच प्लस या ओ एच आयन, यानी एच प्लस पता है, ओ एच आयन पता है, ये कह सकते हो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। पीएच तो गिवन होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूं। दो केसेस बना सकते हो। इफ गिवन पीएच, if given pH is due to a buffer solution, यानी जो pH गिवन है वो किसी बफर सॉल्यूशन के कारण है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि हम इस सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं एक बफर सॉल्यूशन में, और एक बफर सॉल्यूशन में जब भी आप कोई सब्सटेंस डालते हो तो हम कहते हैं कि बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन करता है, वो अपनी पीएच में चेंज यानी बहुत कम होता है, मतलब नहीं होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्ट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5, बफर लिखा हो या ना लिखा हो, टू ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5, मतलब पीएच कांस्टेंट है। जैसे लिखा होता ना कि एट 10 एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर कांस्टेंट, एट 300 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट, तो एट 5 पीएच मतलब पीएच कांस्टेंट, और पीएच कांस्टेंट है मतलब वो पीएच किसके कारण है, बफर सॉल्यूशन के कारण है। तो इफ गिवन पीएच इज ड्यू टू ए बफर सॉल्यूशन, मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, लेट पीएच इक्वल्स टू 5, यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 की पावर -5, मतलब OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 की पावर -9।
यानी अगर मुझे पीएच पता है, यानी H प्लस भी पता है, OH आयन भी पता है, लेकिन अब गड़बड़ क्या होती है, क्या ऐसा लिख दूं ये OH आयन कंसंट्रेशन X के बराबर है? क्या ये OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो X हो गई? यही गड़बड़ होती है। ये OH आयन कंसंट्रेशन तो है, लेकिन ये X के बराबर नहीं है, बिकॉज X क्या है, जो इस रिएक्शन से OH आयन आ रहे हैं, जबकि यहां पर अब सॉल्यूशन में हमें पीएच किससे आ रही, बफर सॉल्यूशन से। H प्लस आयन OH आयन कौन कंट्रोल कर रहा है, बफर सॉल्यूशन। तो यहां पर अब आपको H प्लस पता है, OH आयन पता है, लेकिन वो X नहीं है। तो क्या करोगे इस केस में, अब यहां पर इस X को नेग्लेक्ट कर X यहां से हटाओ, और ऑलरेडी आपको OH आयन कंसंट्रेशन पता है, विच इज 10 की पावर -9। अब यहां प्लस एक्स करने की भी जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं 10 की पावर 9 प्लस एक्स कर रहे हो, नहीं, बफर अपनी पीएच को मेंटेन करेगा, बफर की पीएच में चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें जब H प्लस OH आयन आते हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये वैल्यू 10 की पावर -9 ही रहेगी। उससे क्या फर्क पड़ा, उससे ये फर्क पड़ा कि अब यहां पर ये वाला x जो है ये गायब हो गया, और इसकी जगह क्या लिख दो, 10 की पावर -9। इसकी जगह क्या लिख दो, 10 की पावर -9। अब सॉल्व किया जा सकता है, अब क्यूबिकल नहीं बनेगी क्योंकि एक x गायब हो गया, तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस पर, वो सब उसमें जो पीएच दे रखी होगी वो बफर सॉल्यूशन के कारण ही होगी। अगर कभी रेयरली दूसरा केस आ जाता है कि हां, इफ गिवन पीएच इज ड्यू टू सॉल्ट इटसेल्फ, फिर यह नहीं लिखा होगा कि एक सॉल्ट को हम एक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जिसकी पीएच 5 है, ऐसा नहीं लिखा होगा। फिर ऐसे लिखा होगा कि एक सॉल्ट को हमने सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में डालने के बाद उस सॉल्यूशन की पीएच इतनी हो गई, पीएच इतनी हो गई, मतलब वो इसके कारण हो गई। तो ये लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो इफ गिवन पीएच इज ड्यू टू सॉल्ट इटसेल्फ, हाँ, अगर ऐसा केस आता है तो हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -5, OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -9, और ये वैल्यू इस बार किसके बराबर होगी, X के बराबर। इस पर क्वेश्चन रेयरली ये बनेंगे, चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये दोनों केसेस में इसलिए लिखवाता हूं कि दोनों केसेस होने से आपको याद रहेगा कि डिफरेंस क्या है। अदरवाइज तो मिक्स कर देती है जनता, फिर से वही कि x के बराबर कर दो। ये दोनों केसेस है, इसलिए आपको याद रहेगा। वैसे इसका भी एक तरीका मैं और बताऊंगा, एक तरीका और बताऊंगा, बट हाँ, ये याद रखो। इस पर फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन जेई एडवांस में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पीएच गिवन होगी, इफ गिवन पीएच, ये पीएच किसके कारण गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर बदल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, और उसमें यह कंफ्यूजन ही नहीं होता है, उसमें ये वाला कंफ्यूजन ही नहीं होता है, इसीलिए वो इससे आसान है। क्या है दूसरा तरीका, वो बता रहा हूं मैं। देखो, ये सब फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, कुछ चेंज नहीं होता है। ये थ्योरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, हर एक पर ये, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन फिक्स्ड है, हाइड्रोलाइसिस वाले क्वेश्चन फिक्स्ड है, याद है तो कर लो। कि इस साल का क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं। और क्वेश्चन जिनको फॉर्मूले याद है उनके लिए 30 सेकंड का काम है, 30 सेकंड का काम है, खट से आंसर आ जाएगा। और जिनको फॉर्मूले नहीं याद है वो 5 मिनट में भी नहीं कर सकते। दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसको ऐसे लिखो, ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट मेथड, ये कोई सॉल्ट है M प्लस A-, और इस A- का फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है HA प्लस OH-।
इसका KSP दे रखा है और इसका KW अपॉन के। KSP इक्वल्स टू हम कह सकते हैं क्या होगा, M प्लस इंटू ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और KW अपॉन के क्या होगा, HA इंटू OH माइनस अपॉन HA। अब ये थोड़ा अलग तरीका का डेरिवेशन है। यहां पर हम XY नहीं मानेंगे कि S माइनस एक्स, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। अगर हम यहां पर देखें, KSP हमें पता है, K हमें पता होगा, कितने अननोन है, कितने अननोन है, तो हमें M प्लस की कंसेंट्रेशन नहीं पता, तो एक तो ये A माइनस की भी नहीं पता, 2 HA की भी नहीं पता, 3, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या यहां, और OH माइनस की भी नहीं पता, तो ये 4, फिर ये वापस A माइनस कॉमन आ गया। तो टोटल 4 वेरिएबल्स हमें यहां दिख रहे हैं, 1 2 3 4। 2 इक्वेशन तो हमने बना ली, 2 इक्वेशन सामने हैं, 2 इक्वेशन और बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा, 2 इक्वेशन और बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और 2 इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा है प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम यहां पर भी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ही थे, लेकिन उनको सॉल्व करना मुश्किल था। यहां पर भी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ही थे, लेकिन उनको सॉल्व करना मुश्किल था, क्यूबिकल बन रही थी। तो यहां पर भी हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो इसको बोला जाता है बाय मोल बैलेंस, बाय मोल बैलेंस। कुछ जगह पर इसको मास बैलेंस बोला जाता है, बट सही वर्ड मोल बैलेंस है। मोल बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि अगर इस सॉल्ट के टोटल S मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, तो इस A माइनस के भी कितने मोल्स आए होंगे, S, लेकिन इसमें से S मोल्स में से कुछ किस में चले गए, HA में। जैसा हमने लिखा भी था, अगर इसमें से X मोल्स कम होते हैं तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, X ही बनेंगे। तो हमेशा इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो सम होगा, A माइनस और HA की कंसंट्रेशन का जो सम होगा, वो हमेशा S के बराबर होगा। ये जितना कम होगा ये उतना ही बनेगा, ये X से कम तो इसकी X, ये Y कम हुआ तो ये Y। तो ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई, S इक्वल्स टू A माइनस प्लस HA। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, राइट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और एक और इक्वेशन 2 मैं बना रहा हूं, उसकी जरूरत अभी नहीं है, बाय चार्ज बैलेंस, बट ये वर्ड पता चल जाएगा थोड़ा सा। बाय चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस का क्या मतलब है, हम जो भी सब्सटेंस डाल रहे हैं वो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाँ, ये अलग बात है कि फिर वो कुछ कैटायन एनायन में टूट रहे हैं जिसके कारण आयंस बन रहे हैं, बट ये क्लियर है कि अगर कोई सॉल्ट जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो कैटायन एनायन में टूटता है, तो जितना कैटायन पर चार्ज होगा उतना ही एनायन पर भी चार्ज होगा। तो यहां पर अगर हम देखें सॉल्यूशन में कैटायन कौन सा है, M प्लस। अगर एक M प्लस आयन है तो उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अगर ये जितने भी है इंटू Na, मोल्स नंबर्स निकालने के लिए इंटू Na इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बट वो कैटाइन पर भी करेंगे एनाइन पर भी करेंगे, तो अल्टीमेटली इक्वेशन में वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो इस सॉल्यूशन में कैटाइन कौन कौन से दिख रहे हैं हमें यहां पर, राइट नाउ देखा जाए, ये इक्वेशन यहां पर है, M प्लस ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, केवल M प्लस, और कोई नहीं दिख रहा। और एनाइन कौन कौन से दिख रहे हैं, A माइनस प्लस OH माइनस। यहां पर मैंने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नहीं लिखा, क्योंकि वो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड अवोगाड्रो नंबर इधर भी आएगा, अवोगाड्रो नंबर इधर भी आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। देखा जाए तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, लेकिन प्रॉब्लम वही आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वेशन 3 पावर 3 चली जाएगी, जिसे सॉल्व करना मुश्किल है। तो यहां पर अब हमें इस क्वेश्चन में pH दे रखी है, pH पता है, मतलब हमें OH आयन कंसंट्रेशन पता है। और अगर OH आयन कंसंट्रेशन पता है तो हमारे पास वेरिएबल 4 नहीं, वेरिएबल 3 ही है।
अगर मुझे OH आयन कंसंट्रेशन पता है तो वेरिएबल 4 नहीं, वेरिएबल 3 ही है, तो फिर 3 इक्वेशन की जरूरत है, चौथी इक्वेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट? चौथी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर ये समझाने के लिए मैंने बता दिया था, लेकिन राइट नाउ अभी हमें इस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको अभी यूज नहीं करेंगे बिकॉज पीएच इज गिवन। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल ही है, 3 इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। कर क्या रहा हूं अब मैं यहां पर, इक्वेशन 2 से एच ए की वैल्यू निकालो, तो एच ए इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए माइनस अपॉन ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन। और ये वैल्यू जो यहां से निकाली इक्वेशन 2 से, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो बाय इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो एस इक्वल्स टू ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन प्लस के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस, के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस को क्या लिख सकता हूं मैं, एच प्लस अपॉन के इंटू ए माइनस। तो एक काम करते हैं, यहां से इस ए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। समझ में आया क्या किया, इस एच ए की वैल्यू को यहां पुट किया और ए माइनस को कॉमन ले लिया, ए माइनस को कॉमन ले लिया। यहां पर अब इस एस की वैल्यू को, इस एस की वैल्यू को, ये ए माइनस की कंसंट्रेशन, यहां से ए माइनस की कंसंट्रेशन को यहां पुट कर दो, तो के एस पी इक्वल्स टू, अच्छा ये बताओ ये M प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी? अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो M प्लस की कंसेंट्रेशन भी S ही होगी, क्योंकि वो तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। A माइनस की कंसेंट्रेशन S नहीं होगी क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है, बट M प्लस तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो इस M प्लस की कंसेंट्रेशन भी कितनी होगी? S। तो अब बाय इक्वेशन 1 कर रहा हूं, बाय इक्वेशन 1 KSP M प्लस की कंसेंट्रेशन S और यहां से A माइनस की कंसेंट्रेशन S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K, राइट। और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये S स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर इसको 1 KSP इक्वल्स इंटू 1 प्लस H प्लस अपॉन K, H प्लस अपॉन के ए। इस मेथड का फायदा क्या है, ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, केएसपी पता होना चाहिए, के पता होना चाहिए और H प्लस पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में H प्लस आयन दे रखा है, H प्लस दे रखा होगा, के दे रखा होगा, केएसपी दे रखा होगा, तीनों डेटा पुट कर दो, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। कुछ नहीं करना इसके अलावा, तीनों वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। इसमें वो दो केसेस बन ही नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इस HA और OH माइनस की कंसेंट्रेशन बराबर है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इस HA और OH माइनस की कंसेंट्रेशन बराबर है। वहां कहां प्रॉब्लम थी? इसको भी X और इसको भी X बोल रहे थे, मतलब ये OH आयन इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहां हमने ऑलरेडी इसको अलग लिखा है, इसको अलग लिखा है, मतलब ये OH आयन कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में, ये HA की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में, और इनको हमने दो अलग अलग वेरिएबल माना है। इसको दो अलग अलग वेरिएबल माना है, इसको अलग माना है। इसीलिए वेरिएबल हमने कहा था 1 2 3 4। अगर आप इसको x बोलते हो और इसको x बोलते हो तो गड़बड़ होती है। तो यहां पर फायदा ये हुआ कि दो केसेस बन ही नहीं रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला लगा दो, H प्लस के एस पी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेई एडवांस की एक्सरसाइज में देखोगे तो दे रखा है, ये 2 बार जेई में आ चुका है। जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, 2 बार जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
जेई एडवांस 2018, जेई एडवांस्ड कौशल बेटा KW/OH पूरे चैप्टर में हो रहा है। अब तुम ये पूछोगे तो क्या बोलूंगा यार, कि OH प्लस इंटू OH आइन थ्रू आउट दी चैप्टर, पानी में कुछ भी करोगे तो ये फॉर्मूला तो हमेशा यूज होगा। शीट है तुम लोगों के पास? लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 जेई एडवांस का। दिखा क्या? और एक और क्वेश्चन देखना है पहले, लेकिन 24th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जेई एडवांस का, और 30th 2018 में भी आया है, 2023 में भी फिर आया है। केवल वैल्यूज पुट करनी है। चलो 30th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, ऑन डिक्रीजिंग दी पीएच फ्रॉम 7 to 2। अब इसका मतलब ही यही है, अगर सॉल्ट के कारण पीएच होती, अगर सॉल्ट के कारण पीएच होती तो आप और हम उसे चेंज नहीं कर सकते, वो तो जो होनी होनी है, सॉल्ट जितना डिजोल्व होगा उसके कारण पीएच जितनी होगी। तो ये वर्ड जो आ रहा है ना, ऑन डिक्रीजिंग पीएच फ्रॉम 7 to 2, मतलब पीएच कहीं और से कंट्रोल हो रही है, मतलब किसी बफर सॉल्यूशन से कंट्रोल हो रही है। तो ऑन डिक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7 से टू 2, द solubility ऑफ sparingly soluble salt ऑफ ए वीक एसिड HX इंक्रीज फ्रॉम 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -3। मिला क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन मिला आप लोगों को? वंश कह रहा है सर, नाउ आई गेट वाई आई हैड स्ट्रगल्ड विद दीज क्वेश्चंस। अब देखना इस क्वेश्चन में, अब मैं करवा रहा हूं ये सब पढ़ने के बाद। देखा, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 30 जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 हो गई। पहले सॉल्युबिलिटी थी 10 की पावर -4, कब? जब पीएच 7 यानी H प्लस आयन 10 की पावर -7/K। जब हमने पीएच को बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ के 10 की पावर -3 हो गई। KSP इक्वल्स टू 1 + 10 की पावर -2/K, -2/K। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगर फॉर्मूला याद है दोनों का, स्क्वायर करके रेशियो ले लो, 10 की पावर -2, रेशियो लेने पर KSP कट जाएगा, 1 + 10 की पावर -7/K डिवाइडेड बाय 1 + 10 की पावर -2/K। अब आपको मात्र K के लिए निकालना है। और 2018 का क्वेश्चन देख लो, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती, बड़े आसान लग रहे हैं, जनता को फॉर्मूला ही नहीं याद है। जनता को लगता है सर इतने केसेस कौन याद करेंगे।
आयनिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आधे तक पहुंचते हैं, हिम्मत जवाब दे जाती, सर छोड़ो सर, एंड तक तो पहुंचते ही नहीं है, यहां तक तो गाड़ी पहुंचती नहीं है, पहुंच जाती कभी एक बार दो बार तो थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं। अब आप देखो, ये इतना सा क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है। देखो जेई में अगर कोई क्वेश्चन फिजिकल का अगर 1 मिनट में हो जाए तो समझ जाओ मजा आ गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन देख लो, 2018 का क्वेश्चन भी देख सकते हो आप। टू 2018 में क्या लिखा हुआ है? द solubility ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट pH 3, एट pH 3, pH 3 पर सॉल्युबिलिटी निकालनी है। KSP की वैल्यू दे रखी, K की वैल्यू दे रखी है, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू KSP कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻10, 1 प्लस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन pH दे रखी है 10⁻⁻3, pH 3 है, और K की वैल्यू 10⁻⁻8, ये वैल्यू आ जाती 10⁻5, 1 को कर दो नेग्लेक्ट, 2 × 10⁻⁻10 और इंटू 10⁻5, यानी ये वैल्यू आ जाएगी √20 इंटू 10⁻⁻3। हाँ लेकिन अभी भी ये आसान नहीं है, अभी भी बहुत सारी जनता को प्रॉब्लम आ जाएगी, सो √20 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। बहुत सारी जनता को यही नहीं आवे, ये कैसे निकाले सर स्क्वायर रूट, वो भी 20 का। बेटा इतना तो करना पड़ेगा। फर्स्ट तो फॉर्मूले याद है, खट से होंगे, चुटकियों से होंगे, ऐसा नहीं पुराने वाले तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन इससे जल्दी हो रहा है, इससे जल्दी हो रहा है। एग्जामिनर को पता है भैया पुट करो आंसर आ जाएगा। आया मजा? ये मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। होता क्या रहे हो सर, क्या पढ़ा रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से निकल रहा है, ये करा, भैया क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं पढ़ाना चाहता हूं, क्या करो, क्वेश्चन आ रहे हैं जेई में, और फायदा इसी क्वेश्चन से है, देख लो। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ही फायदा है, नहीं तो घिसा ही है, कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन सब कर ले उससे क्या फायदा? अगर जो क्वेश्चन सिंपल सा है, अगर पता है तुम्हें 2+2, अगर ऐसे पेपर आने लगे कि बताओ 2+2 कितना होगा, 4 होगा, 7 की टेबल लिख दो, एक काम करो 43 की टेबल लिख दो, सब कर लेंगे भाई, फिर तुम्हारी रैंक कैसे आएगी? हाँ फिर नाम ऐसा करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना, पता चला फिर नाम रैंक ऐसे डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसकी पहले, जिसका डबल ए से स्टार्ट हो रहा है उसकी रैंक और पहले, फिर शायद ऐसा हो जाए कुछ। और तो क्या करेंगे, क्योंकि सबके आएंगे, जैसे नीट में होता है 700 से ऊपर कितने बच्चे, मैक्सिमम 720, 700 से ऊपर कितने, 400। एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो गाड़ी कहां जाके गिरेगी तुम देख लेना, सोचो। और सही करने पे क्या है, ठीक है सबका हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही आसान है, क्वेश्चन ही आसान है। मैं तो बोलता ही हूँ, शायद आप लोगों को भी बोला, जेई मेंस में रैंक लाना मुश्किल काम है, जेई एडवांस में रैंक लाना आसान काम है, क्योंकि जेई मेंस में गारंटी नहीं भैया तुम्हारी रैंक क्या आएगी। और ये भी बता दूं, जेई मेंस में तो ऐसा होगा कि सर मेरा आंसर सही है, उन्होंने गलत कर दिया, मेरी रैंक ज्यादा अच्छी आनी चाहिए, खराब आई, क्यों? क्योंकि तुम सही करके आ रहे हो, सही दिमाग लगा रहे हो, बट जेई मेंस वाले को अकॉर्डिंग, वालों के अकॉर्डिंग नहीं है। आदित्य कह रहा है कहाँ से सीखे स्क्वायर रूट निकालना, बेटा 8th क्लास में ही निकाले हैं तुमने बहुत।
एट्थ, नाइन, टेंथ। अब पूछ रहे हो कहां से निकालना है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड फाइनली आ जाते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बिल्कुल। थाइहन थाइहन कह रहा कि सर हमें तो केवल जेई एडवांस चाहिए। ढंग से शीट को कर लो बेटा, ढंग से शीट को कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री में सिक्स, मतलब 60 से 70% के बीच में मार्क्स लेके आओगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बस शीट को ढंग, उससे ज्यादा आ सकते हैं, ये भी लिख लो। अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक सही सही आंसर आना चाहिए बेटा, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। 4.5 कैसे आ गया कौशल? स्क्वायर रूट 20 का 4.5। स्क्वायर रूट भी निकलाओगे तुम अब मुझसे, हैं? ऐसा कुछ निकालते हैं ना, 20, ये क्या लिखा 20, फिर 4, 4 × 4, यहां क्या आ गया 16। इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ना। फिर यहां पर 4, 4, अब कुछ नहीं बचा तो यहां 0, ये 2 0 उतर गए तो पॉइंट आ गया। फिर यहां पर अब किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर निकल जाएगा, तो 4 से, तो ये वापस 4। 84 × 4 कितना हो गया, 320, 336। क्या करवा रहे हो तुम मुझसे, 64। ये आ गया यहां पर 88। अब क्या करें, फिर ये छोटा है तो फिर यानी ये 4 हुआ, फिर ऐसे कुछ 00, फिर ये 7। सही कर रहा हूं ना, या गलत कर दिया मैंने कुछ? सही किया है, ऐसे ही लग रहा है। हाँ, पता नहीं कितने सालों बाद स्क्वायर रूट ऐसे निकाल रहा हूँ, अदरवाइज तो कैलकुलेटर है ये। नहीं, 8 ऐसे ही कुछ करना पड़ता है भाई। 887, हाँ चला जाएगा। वैसे ये ज्यादा अच्छा तरीका है। किसी ने कहा सर ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, छोड़ो इसको, एक और तरीका है, और वो डेटा में याद है, बिल्कुल सही। √20 यानी 2√5, और 2√5 की एग्जैक्टली वैल्यू बताई हुई मैंने, 2.23 बताया हुआ है, तो 4.46। वैसे जेई वाले थोड़ी बहुत रेंज देते हैं, तो इसी के आसपास आ गया। अच्छी बात है, शॉर्टकट मुझे नहीं पता, तुम यूज कर लेना। मैं वापस नई हेडिंग ही डाल देता हूं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन वर्ड का मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन एक प्रोसेस। मान लो आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी, लेट से ये कोई सॉल्यूशन है HCl का, जिसमें आपको HCl की कंसंट्रेशन पता करनी है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, राइट। तो हम इस HCl को एक बीकर में लेते हैं, और इस बीकर में धीरे धीरे NaOH ऐड करते हैं। NaOH जैसे जैसे ऐड करते हैं, 1/1 ड्रॉप करके, और यहां पर एक सब्सटेंस हम डालते हैं जिसे कहा जाता है इंडिकेटर। और जैसे ही HCl और NaOH के इक्वलेंट्स बराबर होते हैं, ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो कर देता है। मतलब जब इंडिकेटर कलर चेंज शो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर टाइट्रेशन को स्टॉप कर दो, टाइट्रेशन को स्टॉप कर दो।
और दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो, यानी m1 v1 n1 n फैक्टर इक्वल्स टू m2 v2 n2। दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो, राइट। और यहां से किसी एक की कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के एन फैक्टर पता होंगे, दोनों का वॉल्यूम पता होगा, किसी एक की कंसंट्रेशन पता होगी तो दूसरे की कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे की कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि सर ये जो नाम आप ले रहे हो ना इंडिकेटर, कि आप ये कह रहे हो कि जैसे इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो कर देगा, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे पता चलता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, क्यों ये इक्विवेलेंस पॉइंट पर ही कलर चेंज शो करते हैं, इनका कलर क्यों चेंज होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। लेकिन हां ये कह सकता हूं कि ये इंडिकेटर्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है। बट अब सारा डिस्कशन हम करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्यों इनका कलर चेंज होता है, क्यों इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये कलर चेंज शो करते हैं, वो सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एक लाइन पहले लिख दो, इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट, या इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन प्रोसेस। एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन प्रोसेस। लेकिन इसी में मैं आपको एक और चीज पहले बताता हूं, हर एक टाइट्रेशन में बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती, हर एक टाइट्रेशन में बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं इस बीकर में H2O2 है पेरोक्साइड, जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, और इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, KMnO4। स्कूल में आप ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 की रिएक्शन करते हो, जरूरी नहीं हुआ H2O2, स्कूल में H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड या मोहर सॉल्ट FeSO4 को KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ करते हैं। अभी मैं एग्जांपल KMnO4 का ले रहा हूं, तो क्या होता है, जब ये जो KMnO4 होता है ना, ये कलरलेस होता है, सॉरी KMnO4 का पिंक कलर होता है, KMnO4 का पिंक कलर होता है, और जो Mn+2 होता है वो कलरलेस होता है। तो और ये ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसमें ये कलरलेस सॉल्यूशन है। अब क्या होता है, जब KMnO4 को हम इस बीकर में डालते हैं, KMnO4 को इस बीकर में डालते हैं, तो KMnO4 और H2C2O4 की रिएक्शन हो जाती है, KMnO4 रिड्यूस होकर Mn+2 में चला जाता है और H2C2O4 का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन में आपने KMnO4 डाला वो तो बचा ही नहीं, वो तो Mn+2 में चला गया, और Mn+2 होता है कलरलेस, तो सॉल्यूशन का भी कोई कलर नहीं आता। फिर आप और KMnO4 डालते हो वो भी रिएक्ट कर जाता है, फिर और KMnO4 डालते हो वो भी रिएक्ट कर जाता है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये H2C2O4 पूरा रिएक्ट कर जाएगा। अब जब आप KMnO4 डालोगे तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और KMnO4 अगर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन में KMnO4 रह जाएगा, और KMnO4 जैसे ही रह जाएगा तो सॉल्यूशन का कलर भी पिंक हो जाएगा। यानी जैसे ही H2C2O4 रिएक्ट करेगा पूरा, उसके बाद एक ड्रॉप आप KMnO4 की ओर डालोगे तो सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। हम उसी पॉइंट पर टाइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे और ये कह देंगे कि जितना भी KMnO4 अभी तक हमने डाला है वो पूरा H2C2O4 के साथ रिएक्ट कर गया, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। हाँ ये कह सकते हो, लेकिन सर एक ड्रॉप तो ज्यादा डालना पड़ गया ना, ये बात तो सही है, एक ड्रॉप ज्यादा डालनी पड़ी, या हो सकता है एक नहीं आधी ड्रॉप ज्यादा डालनी पड़ी, ऐसा भी हो सकता है।
जरूरी नहीं एक, बट कुछ तो ज्यादा डालनी पड़ेगी ताकि सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाए। तो इसीलिए यहां पर हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, एंड पॉइंट, इक्वलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट जहां इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो करता है वो एग्जैक्टली इक्वलेंस पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है, बट वो इक्वलेंस पॉइंट के बहुत पास होता है, दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए इस एंड पॉइंट को ही हम इक्वलेंस पॉइंट कहते हैं। क्योंकि इक्वलेंस पॉइंट का मतलब तो होता है कि एग्जैक्टली इक्वलेंस बराबर हो, बट यहां पर अगर हमें कलर लाना है तो KMnO4 थोड़ा तो ज्यादा डालना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में बाहर से कुछ अलग से इंडिकेटर नहीं डालना पड़ा, तो यहां पर हम कहते हैं कि ये जो KMnO4 है वो सेल्फ इंडिकेटर है, वो अपने आप में एक इंडिकेटर का रोल प्ले कर रहा है, वो एक इंडिकेटर की तरह यहां पर रोल प्ले कर रहा है, तो बाहर से कोई और इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड की जब रिएक्शन हो रही है तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये जो टाइट्रेशंस होती है ये भी अलग अलग तरह की होती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और हर एक में इंडिकेटर का अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है इसमें इंडिकेटर का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस टाइट्रेशन में अलग कॉन्सेप्ट है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, कह सकते हो इसको समझना बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, इसके लिए तो कुछ नहीं, 2 मिनट में आप समझ सकते हो कि हाँ कलर चेंज होगा, और ये भी समझ में आ रहा है कि कलर इक्विवेलेंस पॉइंट पर ही चेंज होगा, ये हमें साफ साफ दिख रहा है यहां पर। तो इसको समझना तो बहुत आसान है। तो अब हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। मेनली अब हम जो डिस्कस करेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमें बाहर से इंडिकेटर डालना पड़ता है, तो वो इंडिकेटर कौन से होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर लिखिए, वापस इंडिकेटर वाले सेक्शन पर आइए। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस indicators are either weak organic acid, or base having a characteristic of different colors in ionized and unionized form। In the ionized and unionized form, एक एग्जांपल लेता हूं फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का। पहले ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का स्ट्रक्चर है, ये उसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, लेकिन ये H+ आयन दे सकता है। अगर H+ आयन देगा तो क्या होगा वो बता रहा हूं, C≡O, यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, O-, ये बॉन्ड टूट गया तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से एक H+ आयन निकल जाएगा। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। +H+ आयन, ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का स्ट्रक्चर है। वैसे आपको ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि जेई में स्ट्रक्चर नहीं पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट हाँ ये पता होना चाहिए।
ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का स्ट्रक्चर है, जहां पर ये उसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है जो कि कलरलेस होती है, और ये उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म है जिसका पिंक कलर होता है, कलरलेस पिंक कलर। क्या लिखा गया है यहां पर, जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होती है उनमें कौन से सब्सटेंस को हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, कौन से सब्सटेंस को हम यूज करेंगे। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि वीक एसिड वीक बेस हो, पहली कंडीशन वीक एसिड वीक बेस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि उसकी अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग अलग होना चाहिए। उसकी अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसे किसी भी सब्सटेंस को आप एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हो। यहां पर एक कलरलेस है, दूसरे का कलर है, तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसे किसी भी वीक एसिड वीक बेस को हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर से कलर नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बनाओ तो अच्छा सर इसका कलर पिंक क्यों है, ये कलरलेस क्यों है, ये नहीं पता। आपको मैं बता दूं, दो प्रॉपर्टीज जो ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो आप और हम पढ़ते ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, सिलेबस में है, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या और भी तरह की, लेकिन एक तो कलर और एक टेस्ट, किसी का टेस्ट बिटर होता है, किसी का सॉर होता है, किसी का कुछ और टेस्ट होता है। बट सोचो आप, आज भी बड़ा मुश्किल है ये सब कि इसका टेस्ट बिटर क्यों होता है, इसका सॉर क्यों होता है, ये होता है बस। हाँ, हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो बिटर टेस्ट वाला सब्सटेंस यूज करो तो बिटर बन जाएगा, सॉर टेस्ट वाला यूज करो तो सॉर बन जाएगा, बट क्यों है ऐसा नहीं पता। तो अब यहां पर जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, HIN। IN मतलब इंडिकेटर, अगर एसिडिक इंडिकेटर है तो HIN। इसका क्या डिफाइन होगा, Ka, और यहां पर Ka को भी क्या लिखा जाता है, KIN। KIN मतलब H प्लस इंटू IN माइनस डिवाइडेड बाय HIN। और अगर बेसिक इंडिकेटर है तो INOH लिख दो। बेसिक इंडिकेटर है तो INOH लिख सकते हो, उसकी भी रिएक्शन वो IN प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ ऑनवर्ड्स हम इंडिकेटर का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, सिंपल अगर एसिडिक इंडिकेटर है तो HIN, बेसिक इंडिकेटर है तो INOH। और इंडिकेटर भी एक वीक एसिड वीक बेस है, तो यूं कह दो उसका भी Ka भी डिफाइन होगा, बट यहां पर Ka की जगह हम क्या लिख रहे हैं, KIN। IN स्टैंड्स फॉर, नॉट फॉर इंडिया, फॉर इंडिकेटर, राइट। खैर अभी उस पर नहीं जाते, इंडिया भारत पर छोड़ो, अभी हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। हाँ, वैसे कुछ बच्चों को बड़ी टेंशन हो रही कि सर हमें IIT की डिग्री मिलेगी या BIT की डिग्री मिलेगी। नहीं, अभी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर ये इंडिकेटर का KIN, तो ऐसे सब्सटेंस जिसका आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलर अलग अलग हो, उसे हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि कौन से सब्सटेंस इंडिकेटर की तरह यूज किए जा सकते हैं। है ना, आपको टिकट मिलने के बाद नाम चेंज होगा तब। चलो चलो अभी इस पर आते हैं, हमारे पास जल्दी से 7-8 मिनट और है, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं, इंडिकेटर का कलर क्यों चेंज होता है, क्यों इंडिकेटर का कलर चेंज होता है। तो अब यहां पर हमें पता है इस IN माइनस का अलग कलर होगा, HIN का अलग कलर होगा, दोनों का अलग अलग कलर होगा। अब
आप ये जो इंडिकेटर्स डालते हो ना बीकर में, वो तो 1 या 2 ड्रॉप डालते हो, तो सॉल्यूशन में जो पीएच H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन इंडिकेटर से नहीं आते हैं, ये एसिड और बेस जिनको आप टाइट्रेट कर रहे हो उससे आते हैं। अब आप इमेजिन करो एक बीकर में HCl और उसमें आपने 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर की डाल दी, तो HCl के कारण सॉल्यूशन में अच्छे खासे H प्लस आयन होंगे, और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन अगर अच्छी खासी है तो ये इंडिकेटर बहुत कम आयोनाइज होगा। तो मेनली ये इंडिकेटर किस फॉर्म में होगा, HIN की फॉर्म में। तो आयन माइनस की कंसेंट्रेशन बहुत कम होगी, सॉल्यूशन में मेनली क्या होगा, HIN। तो सॉल्यूशन का कलर भी वही होगा जो HIN का कलर होगा। अब आपने क्या किया, इस बीकर में धीरे धीरे NaOH डालना स्टार्ट किया। जब आपने NaOH डालना स्टार्ट किया तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम होगी, H प्लस आयन रिएक्ट करेंगे, H प्लस आयन रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, मतलब HIN की कंसेंट्रेशन कम होगी, आयन माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। धीरे धीरे HIN की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, आयन माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होगा क्योंकि आयन माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। एक टाइम आएगा जब आयन माइनस की कंसेंट्रेशन अच्छी खासी हो जाएगी तो सॉल्यूशन में कलर भी किसके कारण हो जाएगा, आयन माइनस के कारण। अगर HIN की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो HIN के कारण होगा, आयन माइनस की ज्यादा है तो आयन माइनस के कारण होगा। और ये क्लियर है कि अगर सॉल्यूशन की H प्लस आयन कंसेंट्रेशन चेंज होगी, सॉल्यूशन की pH चेंज होगी, तो क्या KIN चेंज होगा, KIN तो फिक्स है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन चेंज होगी तो इन दोनों की कंसेंट्रेशन का रेशियो चेंज होगा, और इन दोनों की कंसेंट्रेशन का अगर रेशियो चेंज होगा तो सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होगा। यानी यहां से यह भी समझ में आ रहा है कि अगर एसिड में बेस या बेस में एसिड डालोगे तो इस इंडिकेटर के कारण सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? बात समझ में आई कि अगर एसिड में बेस या बेस में एसिड डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। तो दूसरा पॉइंट, इसे मैं बोलता हूं सेकंड पॉइंट, यानी पहला पॉइंट क्या था कि इंडिकेटर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं। दूसरा पॉइंट कि एसिड में बेस या बेस में एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर ही कलर चेंज होगा। ये कैसे पता चलेगा, तो उस पर अभी मैं आता हूं, उस पर भी अभी आऊंगा। लेकिन ये कह सकते हो कि अगर पीएच चेंज होगी तो सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होगा। बट क्वेश्चन यहां पर एक और आता है कि सॉल्यूशन का कलर किसके कारण होगा, HIN के कारण होगा या आयन माइनस के कारण होगा। तो यह डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन पर। जनरली देखा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन का कलर वही हो जो आयन माइनस का है, सॉल्यूशन का कलर वही हो जो आयन माइनस का है, तो इन जनरल देखा हुआ है कि अगर आयन माइनस अपॉन HIN की कंसंट्रेशन का रेशियो 10 टाइम्स या उससे ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि अब सॉल्यूशन में आयन माइनस डोमिनेट करेगा, सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो आयन माइनस का है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन उससे बहुत ज्यादा। और ये 10 टाइम्स सेफर साइड में, कुछ कुछ इंडिकेटर में 8 टाइम्स पर ही हो जाता है, किसी में 9 टाइम्स पर हो जाता है, बट अगर 10 टाइम्स या उससे ज्यादा है तब तो गारंटी है कि सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो आयन माइनस का होगा। तो किस पीएच पर ऐसा होगा, तो यहां पर अभी जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी H प्लस, इसको अलग लिख देता हूं, आयन माइनस इंटू HIN, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले रहा हूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ KIN जिसे क्या लिखा जा सकता है PKIN, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन जिसे क्या लिख सकता हूं PH, और यहां नेगेटिव लॉग ऑफ आयन माइनस अपॉन HIN। इसको रीअरेंज करें तो PH इक्वल्स टू PKIN प्लस लॉग आयन माइनस अपॉन HIN, आयन माइनस अपॉन HIN। अगर ये रेशियो 10 टाइम्स है, अगर ये रेशियो 10 टाइम्स है तो log 10 यानी 1, तो pH कितनी हो जाएगी PKIN प्लस 1।
यानी अगर पीएच pKin प्लस 1 है तो ये रेशियो 10 होगा, सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो आईएन माइनस का होगा। और अगर ये रेशियो 10 टाइम्स से ज्यादा है तो पीएच इससे भी ज्यादा होगी। ये रेशियो 10 टाइम्स से ज्यादा तो पीएच इससे भी ज्यादा होगी। मतलब अगर पीएच इसके बराबर या इससे ज्यादा है तो मतलब आई एन माइनस की कंसेंट्रेशन अपॉन एच आई एन की कंसेंट्रेशन का रेशियो 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो आई एन माइनस का होगा। यानी अगर इससे ज्यादा पीएच है तो सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो आई एन माइनस का है। बट अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन का कलर वही हो जो एच आई एन का है, तो टू ऑब्जर्व द कलर ऑफ एच आई एन, कलर ऑफ एच आई एन, ये रेशियो कितना होना चाहिए, उल्टा कर दो अब इसको, एच आई एन अपॉन आई एन माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब मैं इस इक्वेशन को उल्टा लिख रहा हूं, पी एच इक्वल्स टू पी के आई एन माइनस लॉग ऑफ एच आई एन अपॉन आई एन माइनस। और अगर ये रेशियो 10 है तो पीएच कितनी हो जाएगी, पी के आई एन माइनस 1। अगर पीएच पी के आई एन माइनस 1 है तो सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो एच आई एन का होगा। और अगर ये रेशियो 10 टाइम्स से ज्यादा हुआ तो पीएच कम होगी, माइनस साइन है तो पीएच कम होगी, यानी लेस देन। मतलब अगर पीएच किसी सॉल्यूशन की पी के आई एन माइनस 1 से कम है तो सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो एच आई एन के कारण होगा। यानी यहां पर एक मैं पीएच स्केल बना रहा हूं, इधर यहां पर पीएच जो है पी के आई एन माइनस 1, यहां पर पी के आई एन प्लस 1, मतलब इधर 14 इधर 0। अगर पीएच पी के आई एन प्लस 1 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो आई एन माइनस का होगा। अगर पीएच पी के आई एन माइनस 1 से कम है तो सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो एच आई एन के कारण है। हाँ, अगर आप ये कहो कि सर अगर पीएच इन दोनों के बीच में हुई तो सॉल्यूशन का कुछ मिक्स्ड कलर होगा, उस पर फिर कमेंट करना मुश्किल होगा, उस पर कमेंट नहीं कर सकते कि कलर क्या होगा। लेकिन अगर इससे कम पीएच है तो एच आई एन, इससे ज्यादा है तो आई एन माइनस। ये जो रेंज यहां पर आ रही है, ये जो रेंज यहां पर आ रही है, इसे कहा जाता है पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। और एक इंडिकेटर के लिए इससे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कुछ नहीं है। यानी कोई सा भी इंडिकेटर अगर आप बोलते हो, यूज करते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी के दिमाग में पता क्या आएगा, इसकी पीएच रेंज क्या है, इसकी पीएच रेंज क्या है। पी के आई एन माइनस 1 से लेके पी के आई एन प्लस 1, ये 2 के लगभग का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फिनोफ्थलीन के लिए रेंज है 8.3 से लेके 10, लिखवाऊंगा मैं आराम से, 8.3 से 10। यानी फिनोफ्थलीन को अगर आप एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हो जिसकी पीएच 10 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन का कलर आई एन माइनस के जैसा हो जाएगा, यानी पिंक कलर हो जाएगा। और एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हो जिसकी पीएच 8.3 से कम है तो वो कलरलेस होगा। लेकिन एक ऐसे सॉल्यूशन में आप फिनोफ्थलीन को डालते हो जिसकी पीएच 8.3 से 10 के बीच में हो, फिर पता नहीं कलर क्या होगा, हो सकता है कलरलेस हो सकता है पिंक कलर दिखे, कमेंट नहीं कर सकते। मतलब हर एक इंडिकेटर की अपनी एक रेंज होगी। अब आप कह सकते हो सर यहां तो डिफरेंस 8.3 से 10 का ही आया, जबकि ये तो पीकेआईएन माइनस 1 से लेके पीकेआईएन प्लस 1 है, ये थियोरटिकल है। हो सकता है फिनोफ्थलीन के केस में 7 टाइम्स पर ही आपको कलर दिख जाए, तो वहां पर फिर रेशियो 10 और 1/10 नहीं, 7 और 1/7। इसीलिए रेंज ये थियोरटिकल है, पीकेआईएन माइनस 1 से लेके पीकेआईएन प्लस 1। जो यूज हम करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं, जो वेरी करता है इंडिकेटर टू इंडिकेटर। किसी के लिए रेंज 2 होती है, किसी के लिए 2 से कम भी होती है, तो वो वेरी कर सकता है। तो यहां पर इस इंडिकेटर की रेंज का मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि इंडिकेटर की रेंज क्या बता रही है। अगर मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल यूज करूं कि यार ये इंडिकेटर है, इसकी रेंज 4 से 6 है, तो क्या मतलब निकालोगे इसका कि अगर हम इस इंडिकेटर को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसकी पीएच 6 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो आईएन माइनस का होगा। एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसकी पीएच 4 से कम है तो सॉल्यूशन का कलर वही होगा जो आईएन एच आई एन का होगा। एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसकी पीएच 5 है तो वो मिक्स्ड कलर होगा। पहले समझ में आए कि क्या रेंज का मतलब क्या है।
दो आज के लिए यहीं तक करेंगे। इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए जेई एडवांस के क्वेश्चन ही दे देता हूं यार अब मैं। जेई एडवांस क्वेश्चन नंबर 1। एक काम करना, जेई एडवांस में से आप सारे क्वेश्चन कर लो, इंडिकेटर वालों को छोड़ देना। इंडिकेटर वाले क्वेश्चन को छोड़ते हुए सारे क्वेश्चन कर लेना। समझ में आ गई बात? जेई एडवांस ढंग से करना, बहुत ऑनेस्टी के साथ, अच्छी तरह से, टाइम लगे तो लगे। इंडिकेटर्स वाले क्वेश्चन छोड़ के जेई एडवांस। जेई मेंस में थोड़ा इंडिकेटर वाले बहुत सारे हैं, तो वो बाद में करेंगे, उल्टा करते हैं अपन। अलग लोग है ना, तुम भी अलग हो, तुम्हें भी टफ करने में मजा आता है नहीं? तो क्यों ना डायरेक्ट 6 ही मारो। क्या एक एक दो दो रन लेने? कोई बात नहीं, ले लेंगे, वो भी हो जाएगा। जेई एडवांस, हाँ या ना? एक बार जोश में हाँ तो बोल दो, हाँ सर। ऐसा लग रहा है सर क्यों दे रहे हो? सही किया ना, जेई एडवांस ही करेंगे। दो क्वेश्चन तो मैंने वैसे ही बता दिया यार आप लोगों को, बाकी भी बहुत आसान है। हो जाएंगे ना? कर लोगे? बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में जेई एडवांस फोड़ेंगे। बाय बाय।